हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का एक्सरसाइज जो है अपना इसका चैप्टर 3 का काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, दैट इज KTG इस चैप्टर का। ठीक है, हम लोग अच्छे से आज पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल के साथ पूरा एक्सरसाइज देखेंगे, प्लस एक एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी। कुछ क्वेश्चंस जो थियोरेटिकल हैं वो हम लोग ने थियरी वाले पार्ट में अपने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, 4 पार्ट्स पूरे इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उन्हें अच्छे से वॉच करो, देन उसके बाद एक्सरसाइज कर लो। पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसे अच्छे से आप जाके देखो। ओके, सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और मैं हूं प्रशांत। यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हो, और आप लोग हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम में ले सकते हो। ओके, तो टेलीग्राम ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लो और वहां पे अपना न्यू इंडियन एरा सर्च करो और वहां पे ज्वाइन हो जाओ। ओके, फॉर द नोट्स पर्पस। ओके गाइस, तो लेट अस स्टार्ट। MCQ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। MCQ, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूलर पोसेसेस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या पोसेस करते हैं? नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल भी रॉन्ग है। अब तो आंसर दिखाई दिया हूं बट फिर भी चलो देख लो। तो आइडियल गैसेस में ऐसा थोड़ी होता है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं होता, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब दोनों एक साथ हो, तो ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। बिकॉज आइडियल गैस जो होते हैं, आइडियल गैस में गैसेस हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, इसके लिए उनमें ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। लास्ट, ये फॉर्मूला बेस्ड है। द मीन फ्री पाथ जो लैम्बडा होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, तो ये सिंपल सा एकदम, जिसको फॉर्मूला पता होगा इसको आ जाएगा सीधा, जहां पे n जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब दो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसका ये डायमीटर पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सिंपल सा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, अब ध्यान देना अच्छे से, प्रेशर आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो हम लोग को पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बोला है, प्रेशर डिक्रीज्ड, यानी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि ए वाला आंसर और सी वाला रॉन्ग है। अब देखते हैं कि बी आएगा कि डी आएगा, ये चेक करना है। फिलहाल आपको आंसर दिखा दिया, बट यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं ना, तब और अच्छे से आपको समझ जाएगा। ओके, तो ध्यान देना, हम लोग को पता है PV इज इक्वल टू nRT। आइसोथर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हमने थियरी में डिस्कस किया था। तो PV इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अभी अच्छे से समझना, जो R है ये तो कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ मोल भी किसी भी गैस के लिए सेम फिक्स रहने वाला है। टेम्परेचर भी आइसोथर्मल कंडीशन के लिए क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी, यानी पूरा PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नाउ अभी क्या बोला है कि जो इनिशियल टेम्परेचर था उससे 10% कम करना है। तो 10% मतलब क्या होता है, 10/100, और किसका, जितना पहले था। मान लो पहले P टेम्परेचर था, तो अभी क्या करना पड़ेगा, उस P में 10% माइनस कर दो, तो उस P में 10% ऑफ उसी P का। ठीक है, तो इतना माइनस कर देना है। मान लो किसी को कुछ 100 रुपीज मिले, तो उसमें से इस 100 में से उसका 10% माइनस कर दो। ठीक है, तो 100 में का 10% 10 रुपए होगा। यही अगर 200 रुपए आपके पास है और 200 रुपए का अगर मैं बोलूँ 10% बताओ कितना है, तो फिर सिंपल सा 20 रुपीज होगा। तो फिर 200 माइनस 20 करोगे तो आपको 180 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको माइनस करना होता है। तो P में से 10% माइनस करूंगा, यानी P माइनस 10/100 इंटू P आ जाएगा, और जो रिड्यूस होकर मिलेगा उसको नए P को मैंने P डैश मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ रिलेशन मिल गया। P डैश की वैल्यू आ गई 0.9P। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे, उनको 9 दिखा तुरंत ही ये वाला आंसर टिक करेंगे, बट ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ध्यान देना क्यों, अभी डी है वो भी समझेगा नाउ। तो आगे रिलेशन मिल जाएगा इस वाले इक्वेशन से यहाँ पे, कि जो रिड्यूस हुआ उसका और पहले इनिशियल, स्टार्टिंग में ये था, जब रिड्यूस हुआ इतना हो गया, तो इनके रिलेशन से क्या मिल जाएगा अपने को, V डैश अपॉन V इज इक्वल टू P डैश अपॉन P। P इनिशियली मान लो 1 था, तो यहाँ पे P डैश कितना मिल जाएगा अपना, 0.1। सॉल्व करेंगे फटाफट। देखो यहाँ पे किया क्या है, एक चीज थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो। मान लो अगर V डैश अपॉन V है इज इक्वल टू P अपॉन P डैश, इस तरह कुछ है, तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, V डैश माइनस V अपॉन V, और P माइनस यहाँ पे P डैश, ये P डैश है एक्चुअली, P डैश अपॉन P डैश। ठीक है, इस तरीके से मतलब किया क्या है, वही मेंटेन किया है। ऊपर नीचे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस किया, यहाँ भी सेम वही चीज, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस किया है, न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर को माइनस किया है, इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे माइनस किया है, दोनों तरफ कर दिया तो मेंटेन हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 माइनस 0.9 आ जाएगा अपॉन 0.9, 1 माइनस 0.9 क्या होता है यहाँ पे 0.1,
और ये 0.9 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे v डैश माइनस v अपॉन v, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देना पड़ता है ना परसेंटेज निकालने के लिए, इंटू 100 करोगे 11.11% आएगा। तो यहाँ पे अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए ये वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो डिक्रीज यहाँ पे देखो, अभी अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 11.11%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 0.72, r की वैल्यू जो है 0.24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। सिंपल सा यार रिलेशन है, पहला ये रिलेशन देख लो, a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है, कोई भी बच्चा भी इसको बता देगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, जो इमिसिव पावर होती है उसका रेशियो ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर दिस एंड दिस, रेशियो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है उनकी जो इमिसिव पावर है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ऐसा होता है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर है समथिंग तो पावर भी लगा दो इस तरह, तो इस तरह हम कर सकते हैं। यही चीज देखो यहाँ पे किया हुआ है, सारे टेम्परेचर के वैल्यू को फटाफट पुट करोगे और इस तरीके से आंसर फटाफट निकाल लोगे। तो यही तो करना था बस, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे ये 27 कैसे लाया, तो यहाँ पे अगर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसको अगर केल्विन में करोगे तो केल्विन में क्या करना पड़ता है, 1 + 270 और यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग ऐसा ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इतना केल्विन अपने को ऐड करना पड़ता है, 0.15 ऐसा, ठीक है। तो ये ऐड करोगे तो ये डिग्री को हम सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 + 273.15 केल्विन, 15 कभी कभी कंसिडर नहीं भी करते हैं। अगर 1 डिग्री है तो इतना तो ऐड करना ही है। तो उसी तरह 1327 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देख लो, तो हम लोग उसमें केल्विन तो वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो आप चाहो तो ऐड करो मत करो, बट जो ये पावर का फॉर्मूला है ये नॉर्मली हम SI यूनिट के लिए जाते हैं नॉर्मली, तो केल्विन में कर लेने का और इससे अच्छा अपना आंसर आ जाएगा परफेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी आंसर इन ब्रीफ, व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। तो सिंपल सी बात है कि जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को, ठीक है। ये मीन डिस्टेंस, मीन जो स्पीड होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर को। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर v इंक्रीज होगा तो t भी इंक्रीज होगा, और अगर t डिक्रीज होगा तो v क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है। इनवर्सली में देखो हमने यहाँ पे देखा था कि उल्टा था एकदम एग्जैक्टली, ये अभी हमने यहाँ पे एक सॉल्व किया था ना, ये वाला देखो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो ये कैसा था, उल्टा होता है। तो यहाँ पे अभी सिंपल सा उसने टेम्परेचर के लिए कंडीशन पूछी है, तो वही है कि अगर मीन स्क्वायर जो स्पीड है वो मॉलिक्यूल की अगर इंक्रीज हुई तो जो अपना टेम्परेचर होगा वो भी सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ये फॉर्मूले से देख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो r की वैल्यू है ये r और यहाँ पे जो m है ये तो फिक्स रहने वाला है, और 3 तो नंबर कांस्टेंट है, इसके लिए t क्या रहेगा, नंबर रहेगा कोई भी टेम्परेचर का। ऑन व्हाट फैक्टर डू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन से फैक्टर में डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है, तो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस यानी कि मोनोटॉमिक, डायटॉमिक या फिर ट्राइटॉमिक, तो बताया हुआ है, या फिर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, या फिर टेम्परेचर ऑफ द गैस के ऊपर अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड होता है। आगे बढ़ते हैं, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो PV = nRT, ये फॉर्मूला तुमको पता ही है, और 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पता करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में क्या करोगे, 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे और एवोगैड्रो नंबर निकाल देना 6.022 × 10⁻23 से सॉल्व करना, और सारी वैल्यू लॉग टेबल से देख के यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, RT/4 का वैल्यू आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ, अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अपने को यहाँ पे न्यूमेरिकल जैसा हो गया है, ठीक है। तो इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 kg/m³ एट अ प्रेशर ऑफ 10⁵ जो Nm/m², है, फाइंड द रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे फाइंड करना है आपको। तो डेंसिटी देके रखा है, रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपना प्रेशर है वो भी देके रखा है, रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहां पे अभी ये टोटल मास ऑफ गैस क्या है, तो मास ऑफ द गैस है सिंगल मॉलिक्यूल का m है, और मान लो किसी भी कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो m × n कर दूंगा तो टोटल मास मिल जाएगा ना उनका। तो यहाँ पे जो अपना m × n है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है n × m, ये टोटल मास है, ठीक है। और टोटल मास कितना यहाँ पे अपने को वो चीज यहाँ पे देखो गिवन है, तो गिवन से मतलब नहीं है, अपने को डेंसिटी पता है ना, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम अपने को मालूम है। तो देखो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है, ये टोटल क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा, और अपॉन में वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी गिवन है। यही लॉजिक लगाना था यहाँ पे। और फिर यहाँ से आप लोग v का वैल्यू निकाल लोगे, रूट निकाल के फटाफट इस तरीके से, और आपको ये लास्ट में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप बाकी बस फॉर्मूला यूज करने जान जाओ, बस सब हो जाएगा। डिफाइन अ थर्मिनस सब्सटेंस एंड डायथर्मिनस सब्सटेंस, ये तो मैंने थियरी में भी बताया, रीड करो जस्ट समझ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ गैस इज हीटेड, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ऐसा। चलो थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन बेस्ड ऑन काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में मैंने अभी बताया कि जो टेम्परेचर होता है v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, एक ही बात है ना यार, मतलब स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ भी स्क्वायर रूट, जो भी करोगे आप वही आंसर आएगा। यहाँ से ये निकाल सकते हो आराम से, स्क्वायर रूट लोगे तो यही आएगा ना। तो अगर v इंक्रीज करोगे तो t इंक्रीज होगा, v डिक्रीज करोगे तो t भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वही सिंपल सी बात है, अगर आरएमएस स्पीड को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही इफेक्ट था, बस इतना याद रखो अच्छे से। Explain on the basis of kinetic theory how the pressure of gas changes if its volume is reduced at constant temperature। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान सा है। प्रेशर और अपने को यहाँ पे वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडीशन पूछा है। तो मान लो कि P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है किसी भी गैस में, ठीक है, कोई गैस एक्सर्ट कर रही है इतना, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, M क्या है, मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, M इंटू N। अभी मान लो एक गैस का मॉलिक्यूल का मास m है, और टोटल एक कंटेनर में ऐसी हजारों गैसेस हैं, यानी n नंबर ऑफ गैस है, तो m इंटू n कर दूंगा तो टोटल अपने को क्या मिल जाएगा, कैपिटल M मिल जाएगा ना, यानी टोटल मास मिल जाएगा अपने को। तो वही चीज यहाँ पे निकाल के रखा है ना, अभी यही तो हमने किया भी था इसके पहले। और काइनेटिक थियरी क्या होती है, 1/3 mn अपॉन v का स्क्वायर, जो मीन स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये जो v है ये वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी, और ये v वॉल्यूम है। तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, और हम लोग को पता है कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी 2 से अपन यहाँ पे 2 से, तो कुछ इस तरह की सेटिंग कर लिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 इधर ला दिया अकेले, और इस 2/3 को n/v साइड में रख दिया। फिर ये जो टर्म है पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग को पता है कि P, आपको अगर नॉर्मली इतना भी पता है ना तो भी आप कर दोगे, बट ये पूरा कांस्टेंट आपको एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछा तो बताना पड़ेगा। और हम लोग को ये तो पता ही है ना कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v को, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज, इस तरह से होता है। तो वही है ना, और ये सब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज देन वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम। तो ये अगर आपको सीधा सा ये भी पता है तो सीधा आंसर आप दे पाओगे, बट फॉर 3 मार्क्स का सवाल है तो आपको ये सब थोड़ा बताना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेंशन द कंडीशन अंडर विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस, पहला ही पेज नंबर अपने चैप्टर का, कि अगर किसी भी गैस का लो डेंसिटी है, लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, इन अदर वर्ड्स एट कंडीशन वेयर गैस मॉलिक्यूल्स आर अ पार्ट सो दैट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल, अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो अपना रियल गैस जो होगा वो आइडियल गैस बन जाएंगी। स्टेट द लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी and hence calculate molar specific heat of mono and diatomic and volume at constant volume at constant pressure। तो सीधा सा यार स्टेटमेंट तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ है इक्विपार्टीशन का, कि फॉर अ गैस इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर T द एवरेज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म्स इज 1/2 kBT। और इस चीज को एज इट इज एग्जैक्टली, एक वर्ड एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे एज इट इज लिखना है इस स्टेटमेंट को, अगर क्वेश्चन में आया तो। और रही सवाल मोनोटॉमिक डायटॉमिक की, तो पूरा थियरी में मैंने बता के रखा है, बट सॉल्यूशन तो आपको दूंगा ही। तो यहाँ पे देख लो मोनोटॉमिक के लिए कि जो भी अपना मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, फिर यहाँ पे यूजिंग मेयर्स जो अपना रिलेशन है, तो ये देखो हमने सारी चीजें की है, सीपी सीवी हमने सब चीजें निकाली है यहाँ से, इस तरीके से सारी चीजें हमने मोनोटॉमिक डायटॉमिक ट्राइटॉमिक सभी के लिए हमने निकाला है। तो आप ये देखो यहाँ पे हो गया मोनोटॉमिक के लिए सीवी भी निकाल दिया और सीपी भी निकाल दिया, क्योंकि अपने उसने वही पूछा था, उसने क्या पूछा था कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने सीपी निकाल दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, हीट कैपेसिटी यूजिंग मेयर्स रिलेशन, तो इस तरीके से हमको सीपी सीवी मिल गया। ऐसे डायटॉमिक के लिए भी देखो हम यहाँ पे सीवी तो निकल चुका है, बट सीपी चाहिए तो देखो यहाँ पे सीपी भी निकल गया है, तो सीपी सीवी इस तरीके से हम अपने डायटॉमिक गैस के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ से अच्छे से आपको आंसर दिखा देता हूँ सभी।
क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह स्टेटमेंट लिखो, फिर मोनोटॉमिक गैस के लिए ये रहा सॉल्यूशन, फिर डायटोमिक गैस के लिए यहां से लेके यहां तक इस तरह से रहा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सब समझ जाएगा। व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी और हाउ कैन इट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी अब आपको बताना पड़ेगा। क्या ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो सारी रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ भी इंसिडेंट नहीं होना, मतलब जो भी इसके अंदर इंसिडेंट होगा उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, वो इंटायर एनर्जी को क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इंटायर मतलब सारी की सारी एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, एक भी एनर्जी छोड़ेगा नहीं, जिसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। फिलहाल ऐसी दुनिया में कोई बॉडी मतलब एग्जिस्ट नहीं करती कि जो कोई भी जितना भी रेडिएशन उसके ऊपर है सबको एब्जॉर्ब कर ले, बट मतलब ऐसा एजम्पशन है कि सबको क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि स्टेट स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ एंड यहाँ पे वो जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट है, तो वही सेम, यहाँ मैं इसको रीड नहीं करूंगा, सेम टू सेम एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो आपको वैसे भी एग्जाम में एज इट इज एक डॉट भी नहीं छोड़ना होता है, सीधा करना है। तो ये है अपना वीन्स डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ज्यादा हम लोग आज इसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, और ये है अपना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी सब समझ जाएगा। वही जो अभी किया था ना हमने कि फोर्थ पावर वाला जो था अपना, तो वही ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पे बताया है। फोर्थ पावर वाला अभी हमने देखा था कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, यही वाला था, यही है इसका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, वही चीज लिखी है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो वही हमने क्या इसको सीखा था अच्छे से अपने जब हमने थियरी पढ़ी थी कि अगर मैक्सिमम अगर मान लो टेम्परेचर है तो वहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, लोअर टेम्परेचर रहेगा तो लोअर वेवलेंथ रहेगा। तो देखो ये कितना ऊपर तक वेवलेंथ गया है ना, तो ज्यादा टेम्परेचर है 5000, अगर लेस टेम्परेचर है तो लेस वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जो होता है अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, वेवलेंथ जो होता है लैम्बडा, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखना वीन्स डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। चलो, तो ये पूरा थियरी यहाँ पे जो अभी मैंने बोल दिया ना कि डिपेंडेंट होता है ये सारी चीजें, कब इंक्रीजमेंट होगा कब इंक्रीजमेंट नहीं होगा, तो यही पूरा लिखा है और ये डायग्राम बता के रखा है। ठीक है, तो एग्जाम में लिख देना सेम टू सेम। स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ, ये 9th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं है। ठीक है, चलो, तो स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन पूछ के रखा है। तो स्टेटमेंट सीधा आपको देना चाहिए, स्टेटमेंट दो चाहिए, स्टेटमेंट दो, आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम देके रखा है। और किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? ए इज इक्वल टू ई होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिशन, ये होना चाहिए। तो यही चीज का प्रूफ देना है। और देखो ये पूरा आप चाहो तो यहाँ से थियोरेटिकल प्रूफ आपकी ये टेक्स्ट बुक का पूरा आंसर है। ठीक है, एग्जैक्टली पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से, और एट द एंड आपका आंसर ये आना चाहिए। और ये सारी चीजें मैंने थियरी में ऑलरेडी बता के रखी है, तो पहले स्टेट करो। देखो ये क्वेश्चन अगर है तो 5 मार्क्स को आएगा, 1 मार्क्स फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, 2 मार्क्स फॉर दिस थियोरेटिकल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक, एंड 2 मार्क्स फॉर दिस एट द एंड यहाँ पे जो आपने आंसर लाया ए इज इक्वल टू ई का। तो ये थियोरेटिकली यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अपना किरचॉफ्स लॉ इस तरीके से है। तो एक बार अपनी अगर आपने वीडियो देखी है तो ये एक्सरसाइज 100% समझेगा। वीडियो नहीं देखे हो तो मैं सीधा बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं समझेगा। तो पहले वीडियो जरूर देखो, प्लेलिस्ट बना के रखी है अच्छे से, पूरे पार्ट्स देखो और फिर एक्सरसाइज देखो, सब समझ जाएगा, डोंट वरी। बट मैं आपको आंसर दे रहा हूँ तो ये अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अब 11th, अब स्टार्ट हो गया न्यूमेरिकल, अच्छे से समझते हैं। कैलकुलेट, देखो बोला क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 30 K एंड 120 केल्विन टेम्परेचर पे। तो T1 T2, अभी इसका हमने एक MCQ भी सॉल्व किया था ना, 30 केल्विन 120 केल्विन टेम्परेचर है। तो ये अपने को पता है कि फॉर्मूला होता है जहाँ पे R और M कांस्टेंट है, तो V स्क्वायर जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये रिलेशन हो गया। और इसी रिलेशन से अपने को ये आ जाएगा V1/V2 इक्वल टू T1/T2। फिर यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, जब 0 से 0 कट करोगे, और 3/12, 3 चौक 12, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, और V1/V2 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 1/4। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एकदम सिंपल सा है ये, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 vessels A and B are filled with the same gas where volume, temperature and pressure in a vessel A, ध्यान देना अच्छे से, हाँ, सभी चीजें जो वेसल ए में है वो डबल है वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ वेसल बी के। देखो यहाँ पे कंडीशन, पी ए क्या होगा? डबल होगा पी बी का, टी ए क्या होगा? डबल होगा टी बी का, वी ए क्या होगा? डबल होगा टू बी बी का। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ के रखा है, तो और अभी किसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा फोकस करो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 एंड N2 ये दोनों रेशियो है, तो यही अपने को क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है, तो N इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देना, अपने को ये PV इज इक्वल टू nRT का पहला फॉर्मूला
और दूसरा ये n के जगह में जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होगा ना नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। स्टार्टिंग के चैप्टर में पूरा फॉर्मूला बताया था यार, वही फॉर्मूला तो यूज कर रहा हूं मैं। ओके, तो फॉर दी मॉलिक्यूल्स ए, जो अपना ए अपना वेसल है उसके लिए, और ये बी वेसल के लिए, दोनों को डिवाइड करूंगा तभी ना ये रेशियो मिलेगा अपने को। डिवाइड करूंगा, देखो यहाँ पे जो चीजें हैं वो कट जाएंगी और बचेगा यहाँ पे ओनली 2/1। ठीक है, इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें कट के 2/1 आ जाएगा। और Na/Nb की जगह में ये N/Na हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वाई यहाँ पे देखो N1/Na, N2/Na, इस तरह क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लोग Na के जगह में N1 और अपॉन Na, बिकॉज एवोगैड्रो नंबर तो सेम होता है ना, और N2/Na इस तरह है, तो ये Na क्या हो जाएगा, कैंसल, और ओनली Na/N2 बचेगा और 2:1 आ जाएगा। आंसर आए 2:1। ठीक है, ये तरीका याद रखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यार डिवाइड करना था। ठीक है, इस तरीके को डिवाइड करना था बस, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P इफ द मासेस ऑफ, अब देखो प्रेशर P पे है तो मैंने मान लिया P1 अपना P है प्रेशर। ठीक है, द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मान लो मैंने बोल दिया कि जो मेरा मास बना वो क्या है, 1/3 ऑफ ओरिजिनल मास, यानी ओरिजिनल मास कौन सा है, M1 है, और जो जब उसका 1/3 किया तो बाद वाला मास M2 आया। ठीक है, देन एंड देयर स्पीड आर डबल्ड, जो स्पीड वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स तो मूव करते तो कुछ स्पीड भी होगी, तो जो फाइनल स्पीड है वो डबल है किसके, पहले वाली इनिशियल स्पीड के। तो इनिशियल स्पीड कौन सी है, V1 इनिशियल स्पीड है और फाइनल V2 है। ओके, चलो, तो हमको ये प्रेशर वाला फॉर्मूला मालूम है ना, रिजल्टेंट प्रेशर का। ठीक है, सीधा सा, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। V2 इक्वल टू कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो n है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, n अपॉन जो v है ये तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फिक्स है, v भी फिक्स है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv आ जाएगा, और P1/P2 तो फिर हमको पता ही कि ये कैसे आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b है तो क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, डबल है तो m का b और v का b। इस तरीके से हमको सारी चीजें निकालनी होती है। सारी वैल्यू M1/M2 देखो यहाँ से निकाल लोगे, फिर V1/V2 यहाँ से निकाल लोगे, और P1 के जगह में P यहाँ पे रख के, और इस तरीके से P2 की वैल्यू भी निकाल लोगे, तो 4/3 P मिल जाएगा। तो ये आंसर चाहिए, इसके लिए हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि P1 इक्वल टू P आए। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने वहां पे P1 के जगह में P ले लिया था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट RMS स्पीड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज √2 टाइम्स ऑफ दैट सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, तो ये शो करना है कि ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √2 टाइम्स है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो अभी यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन 32 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है। वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3RT/m0। v ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा ये, और v सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आ जाएगा ये। दोनों को डिवाइड करूंगा तभी ना रेशियो मिलेगा, और रेशियो मिलने के बाद RT कैंसल, यहाँ से RT देखो कैंसल, और 64/32 √2 ही होता है ना अंदर। तो ये इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली। इतना आसान सा था, फॉर्मूला लगा के डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट टेम्परेचर विल मॉलिक्यूल्स हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल्स एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा है, विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर पूछा है, हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम। तो एक चीज तो बोल दिया कि जो स्पीड है हीलियम और ऑक्सीजन की वो सिमिलर है। ओके, तो उसने बोला है और एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जो हीलियम का टेम्परेचर है वो 273 केल्विन रहेगा, बिकॉज यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, क्योंकि STP बोला है ना इसके लिए। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है और हीलियम का यहाँ पे 4 होता है। तो टेम्परेचर पूछा है अपने को ऑक्सीजन का, तो RMS स्पीड मालूम है ना, तो यहाँ पे VHE यानी हीलियम के लिए आ गया, और ये हो गया अपना ऑक्सीजन के लिए। दोनों का इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3R यहाँ पे 3R कैंसल, TO0 तो फाइन ही करना है, और 273 देखो THE का मिल गया, और सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2184 केल्विन अपने को टेम्परेचर आ जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर द RMS स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कर लो हमेशा 400 केल्विन टेम्परेचर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 27 है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का देखो ऐड कर दिया और 27 आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है।
फाइंड क्या करना है, गिवन दैट मॉलिक्यूलर, कंपेयर करना है। अच्छा, अपने को कंपेयर यानी कि रेशियो निकालना है। तो VRMS यहाँ पे इस तरीके से निकाल लोगे, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है, कंपेयर करके। तो अपने को फॉर्मूला मालूम है ना, RT क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। R और M नॉट, देखो 3R अपॉन M नॉट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। M नॉट क्या है, मास है ना, अपना मोलिकुलर मास होता है जो अपना M नॉट, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, तो ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। अभी ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ओनली एंड ओनली इस कंडीशन में R ही सिर्फ कांस्टेंट है, टेम्परेचर और M नॉट जो है वो ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो दो गैसेस है, ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों के लिए अलग अलग है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, M नॉट भी कंसिडर करेंगे और T भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ओनली क्या कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे ओनली कांस्टेंट रहेगा R, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा फोकस रखो अच्छे से। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ये आ गया तो यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा, हमको पता भी कि कैसे ये रिलेशन आता है, VH2 अपॉन VO2। अगर VH वगैरह नहीं होता तो फिर हम क्या लेते, V1 अपॉन V2 ले लेते, 1/2, 1 और 2 लेते। वाई, बिकॉज कुछ नहीं तो यही लेंगे ना, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही चाहिए, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का ऊपर नीचे, ऑक्सीजन का इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, 8/√3 सॉल्व करने के बाद आएगा, और देखो 8/√3 आ गया। तो सॉल्व कैलकुलेशन करने तो आपको आता ही है यार, ये तो कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर देके रखा है। तो V क्या है, 5 लीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई पहले। तो लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई या फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, एक ही बात है। इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इससे डिवाइड कर दो, अरे भाई एक ही बात है ना। ये 10⁻³ क्या होता है, 1000 ही होता है ना, यहाँ पे ध्यान रख लो अच्छे से, 1/1000 होता है। 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000। ओके चलो ये समझ जाएगा, इतना तो आप लोग कर सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पे काइनेटिक थियरी आ जाएगा, K = 3/2 PV फॉर्मूला, क्योंकि अपने को काइनेटिक थियरी ही तो फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड करना है। थियरी करके थियरी हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। फ्रॉम फॉर्मूला डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे और सारा आंसर वैल्यू पुट करके जूल में अपने को आंसर आया। तो ये मत कहना कि लीटर को मीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट किया। और यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर यहाँ पे 273, तो STP पे 273 ही होता है ना। और जो प्रेशर है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में क्यों रखा, बिकॉज आंसर यार जूल में चाहिए, तो आंसर जूल में चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे, आंसर में करेक्शन है, ये समझ सकते हो आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। 18th क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। ओके, आर इज, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एवोगैड्रो नंबर इज, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो आंसर निकालो क्या आएगा। उसने पूछा है पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये पूछा है। तो T 127 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्जन, M 32 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्जन, ऐसा यूनिट कर रहे हैं सब। R यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, Na की वैल्यू भी फिक्स होती है। पूछा है काइनेटिक यहाँ पे एनर्जी पर किलोमोल के हिसाब से यूनिट में, मतलब यूनिट में पूछा है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक ही तरीका है, बट उसने यूनिट अलग अलग पूछा है। बोला है पहले क्या निकालोगे, पहले किलोमोल में निकालो, फिर केजी में, फिर पर मॉलिक्यूल के हिसाब से निकालो, ठीक है। चलो तो पहले के लिए फॉर्मूला ये है 3/2 RT, तो सब में रहता है ये 3/2 RT, देखो सब में है, सब में है, सब में। लेकिन पर मोल के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, केजी के लिए भी 1000 से माइनस करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना 10⁻³ से। और पर मॉलिक्यूल में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, बस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाया पहला वाला, फर्स्ट के लिए पहला फॉर्मूला 3/2, बाकी सेम वैल्यू, RT की वैल्यू पुट किया फटाक से, R की वैल्यू, यहाँ पे T की वैल्यू पुट किया और ये जूल आ गया। सेकंड के लिए भी यहाँ पे 10⁻³ सीधा वैल्यू पुट किया, आ गया। थर्ड वाले के लिए भी देखो ये सॉल्व किया, और एंटी लॉग वगैरह आप लॉग वगैरह लोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा, और ये सेम वैल्यू पुट किया और देखो ये आंसर आ गया। फाइनली लास्ट में इस तरीके से आंसर लिख लोगे, सब समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज सीधा सा है। बस आपको इतना पता है कि पर मोल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, केजी के लिए भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी हम लोग एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बस याद रखना था अच्छे से, और कुछ नहीं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट टाइम दे के रखा है अभी, ओके 1 मिनट में चाहिए, 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, एरिया दे के रखा है व्हेन इट मेंटेन्ड एट 27। तो सबको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो भाई, ए 27 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻² आया। टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है, 500 केल्विन बन जाएगा। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे अपने को फोकस करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे सिग्मा होता है
ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर 1 मिनट हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ी वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर ये पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। बिकॉज कि उसने पूछा एनर्जी रेडिएटेड, तो टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट होती है वो हमको इस फॉर्मूले से मिलता है। क्यू क्या है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड, और सिग्मा की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। रेडिएशन कांस्टेंट कहते हैं उसे, तो ये कांस्टेंट होता है। तो अपने को ए भी पता है, अपने को टी पता है, टेम्परेचर भी पता है, सारी वैल्यू पुट करो, सीधा सा मल्टीप्लाई करो और ये मिल गया आंसर। तो अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सिखाना पड़ेगा आपको, बस आपको फॉर्मूला यूज कैसे करना है वही बता रहा हूं। ओके चलो, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट 20 वॉट, ठीक है। तो अभी देखो रेट बोला है ना, यानी कि कितनी एनर्जी कौन से रेट में चेंज होगी, तो डेरिवेटिव हमको करना पड़ता है ना। ये टाइम क्या दिखाता है कि रेट ऑफ चेंज डी क्या, तो अभी वर्क क्या होता है, जो पावर होती है क्या होता है, तो पावर इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे, या फिर रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड। तो एनर्जी रेडिएटेड क्या होता है, क्यू होता है। तो ये हो गया कि यहाँ पे पावर की वैल्यू यही हो गई पावर, ठीक है। या पी से दिखाओ, जिससे भी आपको दिखाना है उससे दिखाओ, ठीक है। तो ये हो गई टोटल पावर अपनी, ठीक है। इस बात को थोड़ा फोकस रखो, क्योंकि पावर क्या होती है कि रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड ये होती है, रेट मतलब dt और एनर्जी रेडिएटेड यानी Q, तो dq अपॉन dt इक्वल टू 20 वॉट, ये हो गया। जैसे कि dv अपॉन dt क्या होता है अपना, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है, तो ये dv अपॉन dt a होता है, ये बात ध्यान रखो। इसी तरीके से यहाँ पे पावर क्या होता है, dq अपॉन dt। टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस देके रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ होल, ए फाइंड करना है। तो यार ये सेम फॉर्मूला लगाओ ना, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से। और एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड की अगर जो बात आती है, और वो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हो, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिशन जो ई है, इमिसिव पावर, ई एमिशन नहीं होता, ई एमिसिव पावर होती है। तो ई क्या रहेगी 1, तो फ्रॉम फॉर्मूला फटाफट सारी वैल्यू यहाँ पे ई के जगह में 1 सिग्मा ए टी स्क्वायर डी क्यू अपॉन डी टी 420 पता है, सारे वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू इस तरीके से डिवाइड करके फटाफट ये देखो यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट करके इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना था कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई क्या है 1, नहीं तो आप ई ढूंढते बैठोगे कि भाई ई की वैल्यू क्या रहेगी, ये बात ध्यान रखना। द इमिसिव पावर ऑफ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द इमिसिव पावर ऑफ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर, एरिया पता है, इज पावर भी दे दिया, ई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे दे दी आपने को, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 0.5 ओके, ठीक है, कांस्टेंट दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकंड, भाई टाइम भी दे दिया 20 सेकंड, और आर की वैल्यू कांस्टेंट, एरिया भी देके रखा है, तो कितनी हीट रेडिएट होगी, तो हीट रेडिएटेड बोला है यहाँ पे, आर की वैल्यू, ये बात ध्यान रखो। तो आर इज इक्वल टू क्यू ए टी, यही होता है ना, क्यू इज इक्वल टू आर ए टी, यही होता है ना, ठीक है। तो ये बात थोड़ा याद रखो अच्छे से, यही फॉर्मूला है। तो फ्रॉम फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आर ए टी, क्यू की वैल्यू 0.5 0.02 20 मल्टीप्लाई किया, किलो कैलोरी आ गया, ठीक है। आप इसे 0.2 इंटू 1000 कैलोरी ऐसा भी लिख सकते हो, किलो गायब कर दो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, बट उसने आंसर में भी किलो कैलोरी में बोला है, तो वैसे ही रहने दो, चलोगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, बस सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व, बिकॉज गिवन कंडीशन तो देखी रखी है। अगला क्वेश्चन, कंपेयर द रेट्स ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड, चलो टेम्परेचर देके रखा है इतने पे, एंड एट इतने पे, इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन इनक्लोजर ब्लैक एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि कंपेयर करना है रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट ऑफ अ ब्लैक बॉडी जो कि मेंटेन्ड थी पहले 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एंड एट 227 डिग्री सेल्सियस पे, इफ जो ब्लैक बॉडी है ये सराउंड किया एक और लेयर से जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो रेट क्या लॉस होगा। तो टी नॉट स्टार्टिंग का 27 मान लिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, T1 जो इनिशियली था उसको इतना मान लिया, T2 जो बाद में आके गया उसको 500 मान लिया। रेशियो निकालना है कि कितनी हीट रेडिएट होगी, यही अपने को फाइंड करना है ना, कितनी भाई हीट कितनी रेडिएट होगी, यही निकालना है अपने को, ओके। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होना चाहिए अभी, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, R इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यही होता है, और डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, ई सिग्मा ए टी यहाँ रेस टू 4, तो ई सिग्मा ए टी रेस टू 4 होता है ना, बट यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर, इस तरीके से करना पड़ेगा ना। तो वही चीज तो यहाँ पे करके रखी है, टेम्परेचर की जगह में इनिशियल वाले से माइनस कर दिया फाइनल वाले को, इससे हमने इसको माइनस कर दिया है,
और ई तो पता ही है, सिग्मा भी पता है, ए पता है। ई ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है, सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होती है और ए फिक्स है। तो पहला यहाँ पे फ्रॉम फॉर्मूला पहली कंडीशन के लिए ये आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन के लिए R2 के लिए भी सेम तरीका, रेशियो निकालना था ना, तो डिवाइड कर दूंगा ना दोनों को। भाई रेशियो हम कितने बार निकाल चुके हैं, डिवाइड करके निकालना पड़ता है, बता दिया आपको। तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे फटाफट, बस यही बचेगा। बाकी जो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये और यहाँ पे जो ये चीजें हैं ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, कैंसल। ठीक है, तो ओनली ये बचेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करके डिवाइड करके एंटी लॉग निकालो और दोनों की वैल्यू इस तरीके से आपको परफेक्टली मिल जाएगी। तो एक बार सॉल्व तो करना और डिवाइड करोगे तो अपने आप आंसर फटाफट 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 आ जाएगा। ओके चलो, तो यहाँ पे याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थ मीन टेम्परेचर, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th से रिलेटेड है। अर्थ से मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम्ड टू बी 220 केल्विन टेम्परेचर। हाउ विल द कर्व पूछा है, हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, फाइंड आउट लैम्बडा मैक्स, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। ओके, तो पूछा कि कौन से मतलब अपने कौन से मतलब कंडीशन पे, कौन से स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना कि गिवन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ दिया होता है, सर्टेन वेवलेंथ के लिए ये वाली वेव होती है, ये वेवलेंथ के लिए ये वाली वेव होती है, ये वेवलेंथ के लिए ये वाली वेव होती है। तो वेवलेंथ का नंबर दिया होता है और यहाँ पे माइक्रोवेव, इंफ्रारे, ऐसे बहुत सारे एक्सरे, तो सभी का वेवलेंथ दिया होता है। तो अब अपने को वो टेबल पता होना चाहिए, वो टेबल पता होगा तो ही हम सारा निकाल पाएंगे। तो ये 11th में था या फिर गूगल करोगे तो अपने आप आपको मिलेगा। चलो, तो T 220 केल्विन टेम्परेचर, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमको पता है कि B अपॉन T होता है, वेयर B इज द कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू 2.897 into 10⁻³ मिली केल्विन टेम्परेचर। लैम्बडा मैक्स निकालोगे फटाफट, यहाँ पे लैम्बडा मैक्स निकल जाएगा, फट्टे से यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और फटाफट जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो यहाँ पे वेवलेंथ आया, ये वेवलेंथ कौन से अपने रीजन के लिए है, तो माइक्रोवेव रीजन के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर में वैसे भी देखे रखा माइक्रोवेव, तो कुछ भी आए तो माइक्रोवेव ही लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखो, नहीं तो फिर जाओ गूगल में और सारे वेवलेंथ के लिए कौन सी रीजन होती है वो पता कर लो, सर्च करोगे अपने आप आ जाएगा। कि सिर्फ इतना सर्च करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो जाके देखना 1.035 into 10⁻⁵ लैम्बडा वाली वैल्यू जो होगी ना वो माइक्रोवेव के लिए होगी। ध्यान से देख लो जाके एक बार। और जो कर्व बनेगा ध्यान देना, हमने कर्व देखा था कि जो लैम्बडा मैक्स होगा इस तरीके से यहाँ पे कर्व क्रिएट करेंगे हम नॉर्मल सा, और यहाँ पे अपना लैम्बडा मैक्स होगा। ये देखो लैम्बडा की वैल्यू है, तो जस्ट यार ये डालो और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कर्व और ये मैक्स पॉइंट। ठीक है, लैम्बडा एक ऐसा ऊपर से मैक्स पॉइंट निकाल दो और वही होगा लैम्बडा मैक्स। ओके चलो, बस यही हो गया आंसर। और उसने अब देखो इतना सिंपल सा है ना कि अपना जो वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव रीजन में है, तो मैं बता दूंगा कि यहाँ से और यहाँ के बीच में ये है माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, यही है माइक्रोवेव रीजन, क्योंकि लैम्बडा मैक्स इतने के बीच में आ रहा है ना, तो यही होगा अपना माइक्रोवेव रीजन। बिकॉज इधर गया तो लोअर हो गया, इधर गया तो लोअर हो गया, तो मैक्सिमम वाला चाहिए रहता है ना, तो मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा। बिकॉज लैम्बडा मैक्स ही तो हमने निकाला है ना यार, इसके लिए लैम्बडा मैक्स तो निकाला है। और जब आप स्पेक्ट्रम देखोगे ना तो उसके इस साइड ना आपको इंफ्रारेड मिलेगी, तो इंफ्रारेड रे लिख देंगे हम लोग वहां पे। ओके, और ये है ऊपर रेडिएंट पावर। जब हम ग्राफ अपना ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में तो आपको पता ही है ना, बाकी तो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था और यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, चलो करते हैं इसको भी। बहुत भारी भरकम दिख रहा है भाई, इतना बड़ा सा क्वेश्चन 5 लाइन का। A small blackened solid copper sphere of a radius 2.5 centimeter is placed in a evacuated chamber. अच्छा ठीक है, रेडियस मिल गया। The temperature of the chamber is maintained at 100 degree Celsius. At what rate energy must be supplied to the copper? ओके ठीक है, तो टेम्परेचर अपने को टेम्परेचर पता है। रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर स्फीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट। अच्छा, कितनी एनर्जी अपने को सप्लाई करनी है जिससे कि 100 से 110 के बीच में टेम्परेचर अपना क्या रहे, मेंटेन रहे। और जो अपने पास कॉपर का सॉलिड है उसका रेडियस 2.5 है। स्टीफन कांस्टेंट या फिर रेडिएशन कांस्टेंट हमारे पास 5.76 होता है। एंड ट्रीट द स्फीयर एज अ ब्लैक बॉडी, यानी ई की वैल्यू 1। ओके चलो, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रेडियस पता है, टी नॉट स्टार्टिंग टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और इसी के बीच में अपने को मेंटेन करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगा। तो रुक जाओ, निकालेंगे सब। तो यहाँ पे सिग्मा अपने को पता है, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी देंगे, तो डी क्यू अपॉन डी टी, यानी पावर ना यार, पावर, कितनी पावर यानी कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, वही हो गया। पहले एरिया निकाल लेते हैं कि भाई कितनी एरिया है, फिर उसमें कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो पहले एरिया, तो स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर पता है, पाई की वैल्यू पता है, सारी चीजें पुट करेंगे फटाफट।
यहाँ से देखो एरिया मिल जाएगा अपने को, और दूसरे फॉर्मूला फटक से यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ई क्यों नहीं लिया, बिकॉज ई की वैल्यू 1 है, तो लिख के कुछ फायदा है क्या, तो सीधा फॉर्मूला यही बनेगा ना, इसके लिए यहाँ पे ई नहीं लिया। आप ले सकते हो, ई भी ले सकते हो। और ये क्यों आया टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना दो टेम्परेचर दिया है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल के लिए हम लोग T4 लेते हैं, इसके पहले लिया भी था यही। तो कुछ ही फॉर्मूले सेम यूज करना है, dq अपॉन dt ये हो गया इस तरह, और फिर यहाँ पे एंटी लॉग देखो सारी वैल्यू को पुट करो पहला, फिर उसके बाद सॉल्व करो, लॉग एंटी लॉग लो, और उसके बाद वैल्यू निकालो, ये वैल्यू आ जाएगी। लॉग टेबल देखने नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डोंट वरी, और वैसे भी एक डाल के रखा है तो जाके देख लो ना यार उसको। लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा आंसर था, पता चला ना कैसे आया, पहले एरिया निकालो, फिर यहाँ पे एरिया पुट करना पड़ेगा ना अपने फॉर्मूले में, क्योंकि dq अपॉन dt निकालना है, बिकॉज यही तो टोटल एनर्जी सप्लाइड होती है। उसने बोला ही क्या है कि फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी दोगे कि जिससे 100 और 110 के बीच में टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो यहाँ पे पहले एरिया निकालो कि भाई कितना बड़ा एरिया वाला स्फीयर है अपना कॉपर का, फिर उसके बाद ये dq अपॉन dt अपने को पुट करना पड़ेगा, यही वैल्यू के यहाँ पे फॉर्मूला डाल दूंगा और फटाफट आंसर निकाल लूंगा। 25 क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ओके ठीक है, निकालना है। इट्स स्पेक्ट्रम हैज पीक एट, ओके ठीक है, लैम्बडा मैक्स पे 700 पे इसका जो स्पेक्ट्रम होगा पीक पे रहेगा, पहला कंडीशन, तो हम कहेंगे विजिबल है। लैम्बडा मैक्स पे 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव, लैम्बडा मैक्स 3 मिलीमीटर पे एफएम रेडियो वेव्स। टेक विंस कांस्टेंट हो तो हमको भी पता है इतना ही होता है, विंस कांस्टेंट वगैरह तो आपको याद करनी पड़ेगी, तो आपको भी पता है। लैम्बडा मैक्स 700 नैनोमीटर, कन्वर्ट करो मीटर में फटाफट, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, सबको मीटर में करने का, सबको जो मीटर में उसको मीटर में रहने दो। देखो ना सेकंड वाला यहाँ पे जो ये मीटर में ही रहेगा, बाकी सेंटीमीटर मीटर में करो, 700 नैनोमीटर इसको भी मीटर में करो, तो नैनोमीटर को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी अपने को पता है एट पीक पे B अपॉन T, वेयर B इज द विंस कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू ऑफ 2.897 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन। तो ये थोड़ा याद रखो अच्छे से। ओके, सीधा टेम्परेचर अप्लाई करूंगा, और टेम्परेचर अप्लाई करके B तो कांस्टेंट है, और लैम्बडा मैक्स पहले वाले के लिए 7 इंटू 10⁻⁷ आया क्या, दूसरे के लिए 3 इंटू 10, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना, ये पहले के लिए क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁷, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मीटर, और तीसरे वाले के लिए ऑलरेडी 3 मीटर दिया ही है, तो दोनों के लिए यहाँ पे देखो, दोनों के लिए यहाँ पे 3 इंटू 10⁻² मीटर पहले वाले की, दूसरे वाले के लिए, और इसके लिए 3 मीटर हो जाएगा, और पहले वाले के लिए 7.10⁻⁷ देख के रखा है। तो सभी के लिए हमको निकालना है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये हो गया देखो फर्स्ट वाले के लिए, ये हो गया अपना सेकंड वाले के लिए, ये हो गया अपना थर्ड वाले के लिए, सारे के सारे के लिए लैम्बडा मैक्स यहाँ पे पुट करेंगे, और लैम्बडा मैक्स यहाँ पे पुट करके हम लोग सारी वैल्यू को इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये मिल जाएगा अपने को T1 T2 T3, यही निकालना था अपने को, यही सारी वैल्यू फाइंड करनी थी। इतना आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी तुम लोग ने करवाया। ओके, तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। एंड फाइनली हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट, क्योंकि हमने पूरी थियरी कर रखी थी, तो मेरा काम था एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देना, प्लस फॉर्मूला कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाना है वो बताना, और लॉग टेबल अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से सारे सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लॉग का भी सारी चीजें टाइप करके आपको दी है, तो आप उसका फायदा उठाओ। सारे के सारे जो एक्सरसाइज है, टाइप्ड एक्सरसाइज है, उसका फायदा उठाओ, फायदे में रहो, और पढ़ लो पूरा, इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लो अभी के अभी। और नोट चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट करो इसकी, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी ये वाले रीजन के बारे में आपको पता है, शेयर करना जरूर मतलब नहीं भूलेगा, बाकी तो ठीक है, शेयर कर दो सबको, बस सबका फायदा होना चाहिए बस। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।